द अनकॉमन पीपल अनकट में इस बार हमारे मेहमान देवेंद्र ठाकुर, जो 7000 फुट की ऊंचाई पर रहते हैं, फोजल से लगभग 5 किलोमीटर दूर नेरी गांव में। हम नेरी गांव तक पहुंचे देवेंद्र ठाकुर से मिलने, जो एपीकल्चर करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हैं और बीच में कई काम कर चुके हैं। अब मधुमक्खियां पालते हैं, काठकुनी के घर में रहते हैं। हम उनसे मिले, रानी मधुमक्खी के बारे में बात की, मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तार से बात की। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि उसको हम जितना स्ट्रांग रखेंगे, पॉपुलेशन बीज की जितना ज़्यादा होगी तो उतना बेहतर तरीके से वो विंटर में सरवाइव कर पाती है। और विंटर शुरू होने से पहले अगर कोई छोटी कॉलोनी है तो उसके जो बीहाइव्स का जो स्ट्रक्चर, अगर वो बीहाइव्स उसकी बड़ी है, कॉलोनी छोटी है, तो कुछ हमें पैकिंग देनी पड़ती है ताकि सर्दियों के टाइम पे उनको ठंड ना लगे, वो हीट को मेंटेन करें। एक्चुअली कि मधुमक्खियाँ फूड प्रोडक्शन में जी वेरियस सेक्टर्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जी, तो आप इस पे कुछ कहिए। जी एक्चुअली ये आपने बहुत ही ज़रूरी बात कही है और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी जो 75% जो क्रॉप्स है वो पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो 75% जो क्रॉप है वो हमें जो है वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम बीज को बचाएंगे, बीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बीज को बचाएंगे तभी उसके लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ, बेसिकली करना पड़ता है। एक्चुअली सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है, अगर कोई मधुमक्खी की कॉलोनी है तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि उसको हम जितना स्ट्रांग रखेंगे, पॉपुलेशन बीज की जितना ज़्यादा होगी तो उतना बेहतर तरीके से वो विंटर में सरवाइव कर पाती है। और विंटर शुरू होने से पहले अगर कोई छोटी कॉलोनी है तो उसके जो बीहाइव्स का जो स्ट्रक्चर, अगर वो बीहाइव्स उसकी बड़ी है, कॉलोनी छोटी है, तो कुछ हमें पैकिंग देनी पड़ती है ताकि पास फूड सोर्स अच्छा होगा, यानी उनका शहद का स्टॉक अगर उनके लिए अच्छा होगा तो वो ड्यूरिंग द विंटर जितनी भी बर्फ़ आए, चाहे 1 फुट बर्फ़ आए, 2 फुट बर्फ़ आए, बारिश बहुत ज़्यादा हो, तो अगर उनके पास खाने के लिए अच्छा है तो वो क्या करती है कि अंदर बैठ के, क्लस्टर में बैठ के हीट को जनरेट करती है, जिससे वो पूरा टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन करके रखती है। और जैसे गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में फिर ऐसा है कि कभी पहाड़ों पे तो खैर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन जो गर्म इलाके हैं तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ फैनिंग करके बहुत स्पीड में, बहुत सारी मधुमक्खियाँ अंदर भी पूरा फैनिंग करके टेम्परेचर को पूरा कंट्रोल में रखती हैं। तो एक बीज का अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है कि हीट भी जनरेट करती है सर्दियों में। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम पहाड़ों में बात करें तो सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अभी रिसेंटली लगभग 10 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो पता चल जाता है कि इसमें क्या स्लाइटली कुछ मिक्स है या नहीं है। लेकिन जो बेस्ट है वही है कि आप लैब में उसको टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। लेकिन पहले होता था कि कोई कुछ मिक्स कर ले, हमारा होता था कि पानी का गिलास ले लिया, उसमें हनी डाल दिया, अगर वो नीचे बैठ जाए तो वो प्योर रहता है, अगर वो पानी में घुल जाए मीन्स कुछ इम्प्योरिटी है, इस तरह के कुछ फार्मूले रहते थे। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो यही रिकमेंड करते हैं कि जितने भी बी कीपर है डायरेक्ट जो मधुमक्खियाँ पाल रहे हैं वहाँ से लीजिए, तो आपको प्योरिटी के बिल्कुल 100% चांसेस वहाँ पर रहते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारे बी कीपर हैं वो रसकट या गुड़ का फॉर्म लेके मधुमक्खियों को फीड करते हैं, क्या ये सही है? एक्चुअली ये बात भी सही है, बिकॉज़ अगर हम बात करें, अगर मधुमक्खियों की जो अलग अलग स्पीशीज़ है, अगर ये एपिसिराना की स्पीशीज़ है, यहाँ के लिए बिल्कुल इनका रहने का भी कंफर्टेबल है और जितना भी बैड वेदर कंडीशन हो उसमें भी ये काम कर लेती है। मीन्स ये जंगलों से कहीं से भी अपना स्टॉक पूरी साल के लिए, अगर कोई डेथ पीरियड आता है, जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो, विंटर का टाइम हो, जब फूलों कैसे कर रही है, बेसिकली उसको देख के बहुत दिल को सुकून मिलता था। तो अब हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली भी जब हम बीज को अभी पाल रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर रख रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार ये काम कर रही है। जब मौसम जैसे ये निकलती है, जंगलों में जाती है, फूल अपने पैरों पे ये पोलन को लोड करके लाती है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट तो बीज से हमेशा है ही। वैसे एक मधुमक्खी अपने जीवन में उन 45 दिनों में जी कितना शहद बनाती है? और इसकी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक वर्कर बीज
तो लगभग 1 चम्मच का 12वां हिस्सा, मीन्स 12 मधुमक्खियाँ अगर पूरी लाइफ में काम करेगी तो वो सिर्फ 1 चम्मच शहद बना पाएगी अपनी लाइफ में। और जैसे मधुमक्खी की एक कॉलोनी रहती है, आपने कहा कि लगभग आप समझ लीजिए 6 हफ्ते का इनका एक जीवन काल रहता है। जब पूरी गर्मी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, जितना ज़्यादा ये काम में कोई कलह या डिस्टरबेंस या डिसऑर्डिनेशन होता है कि मान लीजिए 10 जो मधुमक्खियां हैं, जो वर्कर्स हैं, जी। वो ओबे नहीं करती हैं रानी मक्खी को, और वो चाहती हैं कि हम वहाँ से अलग होकर अपना नया घर बसाएं, ऐसा होता है? नॉर्मली क्या रहता है कि अगर मान लीजिए एक मधुमक्खी का जो झुंड है, यानी एक बिहाइव, एक कॉलोनी है, उसके अंदर मान लीजिए 20,000 मधुमक्खियाँ हैं, तो नॉर्मली वो पूरे टाइम पे मिलजुल के रहती है एक कॉलोनी में। उनका ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका जैसे थोड़ी सी मधुमक्खियाँ उनको कुछ परेशानी हो रही है क्वीन बी से, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरा मिलजुल के रहती है। जब उनको लगता है कि साल के उस सीज़न में, जैसे अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो अप्रैल में एक स्वार्मिंग का सीज़न आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक परिवार से 2 परिवार बनने की प्रक्रिया। तो उस टाइम पे सिर्फ कुछ मधुमक्खियाँ, लाइक अगर 20,000 है तो हो सकता है कि 10,000 मधुमक्खियाँ जो वहाँ पे क्वीन है उसके साथ पूरी हवा में उड़ के वो बाहर जाने की कोशिश करती है, दूसरे घर की तलाश। भोजल से 5 किलोमीटर दूर बहुत खूबसूरत वादी में है नेरी गांव। नेरी गांव में है देवेंद्र ठाकुर, जो बी कीपर हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हैं, बागवान हैं, और नेरी गांव की ऊंचाई 7,000 फीट है और वे अपने पारंपरिक काटकुनी घर में रहते हैं जो बहुत खूबसूरत है। देवेंद्र ठाकुर जी, आपका स्वागत है द अनकॉमन पीपल अनकट में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भी आपका वेलकम करता हूं अपने गांव में कि आप इतनी दूर से आए और यहां पे इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आपने कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हुए और बागवानी करते हुए बी कीपिंग की कैसे सोची, कैसे आपको लगा कि बी कीपिंग करनी चाहिए, और क्या आपने इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली है? जी, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो एक्चुअली पहले मैं चंडीगढ़ में होता था, तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की। तो उसके बाद जब इसी प्रोफेशन में मैं था, जॉब कुछ टाइम पे बाहर की, और उसके बाद कोविड के टाइम पे एक्चुअली मुझे घर बैठने का मौका मिला, और उसके बाद हमारे सारे यहाँ पे एप्पल के बाग है, तो बागवानी का सारा काम है, तो पॉलिनेशन को लेके यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो मुझे लगा कि पॉलिनेशन के लिए हमें क्यों ना यहाँ की इंडिजीनियस जो नेटिव बीज है उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, ताकि हमारी जो फसल है बहुत बेहतरीन हो सके। तो उसी सिलसिले में मुझे लगा कि इनको पालना चाहिए, और तभी से मैंने स्टार्ट किया अकॉर्डिंगली कि चलो पॉलिनेशन के लिए इन लोकल बीज को यहाँ पे पाला जाए। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हॉबीज़, पहले से इसका वैसे शौक़ काफ़ी था, तो इसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया, और फिर इसमें धीरे धीरे मैं करता गया। और अभी काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बी हाइव्स है, जो कि बेसिकली हमारे पूरे पंचायत में, इस एरिया में जितने भी सेब के पेड़ है, नाशपाती के पेड़ है, प्लम के पेड़ है, सब चीज़ों पे पॉलिनेशन हो रहा अराउंड द ईयर। जी। इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली? ट्रेनिंग सर, इसमें जो सबसे पहली ट्रेनिंग मेरी थी आरसेटी डिपार्टमेंट में। ये जो अपना पीएनबी आरसेटी है कुल्लू में, ये है अपना पंजाब नेशनल बैंक रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी इसकी बाकायदा। मैं उससे पहले ही मधुमक्खियों को पाल रहा था, मुझे कोई एक एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिल पा रहा था कि जहाँ से मैं ट्रेनिंग लूँ इसकी बी कीपिंग को लेके। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे इसकी बी कीपिंग की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो फिर मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने ट्रेनिंग ली 10 दिन की। फिर उसके बाद काम को करने में और ज़्यादा मुझे सहायता मिली। और उसके अलावा जो ट्रेनिंग है, एक हमारी एफपीओ है यहाँ पे, बेसिकली फार्मर लोगों की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर एक जर्मनी की एक संस्था है GIZ, वो भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। बी कीपिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके उनका बहुत यहाँ पे प्रयास हो रहा है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए।
तो वो भी बीच में ट्रेनिंग को उन्होंने करवाया, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली है सर। यहाँ पे जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में, किन्नौर में बहुत सारे बीहाइव लेके लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो इंडिजिनस नहीं है, आप कह रहे हैं वो इटली से इम्पोर्टेड हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो इंडिजिनस, जो हमारी अपनी हैं, घरेलू जो मधुमक्खियाँ हैं, उस पे आपको क्यों लगा कि उस पे काम करना चाहिए? एक्चुअली हमारी अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड में 20,000 बी स्पीसीज है, लेकिन उसमें से जो हनी बनाती है मेनली वो 5 से 6 स्पीशीज़ है। और खासकर जो कमर्शियल बेसिस पे जो पाली जाती है, एक तो वो एपिस मैलीफेरा है जो इटालियन बीज है, जो बाहर से इंपोर्ट हुई है, अभी यहाँ पे काम बेसिकली उसमें कमर्शियली चला है। लेकिन हमारी जो प्राचीन टाइम से जो हमारी यहाँ पे लोकल बीज है, जिसका साइंटिफिक नाम है एपिस सिराना, तो वही यहाँ पे पाली जाती है। और उनका सबसे खास एक स्पेशल अगर मैं फीचर बताऊं कि वो किसी भी बैड वेदर कंडीशन में भी काम कर सकती है, वो सरवाइव करती है, या सरवाइव करती है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आती है, तो उस बर्फ़ में भी वो इजीली यहाँ पे रह लेती है। लेकिन जो एपिस मैलीफेरा है उनको माइग्रेशन करना पड़ता है सर्दियों के टाइम पे, जैसे राजस्थान माइग्रेट किया, हरियाणा माइग्रेट किया, तो उस साइड माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि सर्दी में वो वहाँ पे सरवाइव, यहाँ पे बर्फ़ में सरवाइव करना उनका बहुत ही मुश्किल है। तो जो लोकल बीज है तो उनका सर्वाइवल रेट यहाँ पे सबसे बेस्ट है। और पॉलिनेशन, क्योंकि वो लगभग मैलीफेरा यहाँ पे आती है 2 से 3 महीने के लिए सिर्फ एप्पल के टाइम पे, लेकिन जो यहाँ की लोकल बीज है वो पूरे 12 महीना यहीं पे रहती है, उनको माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो जितने भी चाहे जंगल का पॉलिनेशन हो, सेब का पॉलिनेशन हो, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए ये चीज़ बहुत ही बेहतर है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे चूज़ की है एपिस सिराना। एक जो रानी मधुमक्खी होती है, मक्खी होती है, क्वीन बी जिसको कहते हैं, उसका एक बीहाइव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, है ना, जबकि पूरी बीहाइव में एक ही क्वीन बी होती है जी। और आप ने कहा, या मुझे जैसे थोड़ी जानकारी मिली कि आप उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन है जो बढ़े, है ना, प्रजनन बढ़े इसका, तो उसके बारे में, क्वीन बी के बारे में बताइए कुछ भी। जी, एक्चुअली जो हमारी एक मधुमक्खी का एक परिवार रहता है, जो कॉलोनी रहती है, इसमें जैसे आपने बताया कि एक रानी मधुमक्खी रहती है और जो बाकियों की बीज है, जैसे एक कॉलोनी के अंदर 10,000, 20,000, 30,000 इतनी बीज हो सकती है, तो वो सारी वर्कर बीज रहती है। और 2 से 300, 500 तक जो है ड्रोन, वो वर्कर जो वर्कर बीज नहीं होते, वो मेल बीज होते हैं, जो कि ड्रोन होती है, क्वीन के साथ मेटिंग करने के लिए काम में आते हैं। लेकिन जो क्वीन बी की आप बात कर रहे हैं, उसका बेसिक काम है कि जो अंडे जो देती है, सिर्फ क्वीन बी एक वहाँ पे देती है। तो उस परिवार की जनसंख्या जो भी बढ़ाने का काम है, अंडे देने का काम है, वो सिर्फ रानी मधुमक्खी का है। बी कीपिंग में सबसे मुश्किल क्या लगता है आपको कि मधुमक्खियों के पालने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? कठिनाइयाँ इसमें बेसिकली अगर हम इसमें ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद तो खैर काफ़ी कम कठिनाइयाँ आती है। बेसिकली मैंने ट्रेनिंग करने से पहले भी लगभग 1 साल पहले से मैं कर रहा था, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसमें, क्योंकि जो लोकल बीज है इनका बिहेवियर ऐसा होता है, अगर आप इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते, इनके जो वुडन के घर हैं उनकी अच्छे से सफाई नहीं करते, तो हो सकता है कि वो अपने घर को छोड़ के चली जाएगी। तो वो यहाँ से अपना घर छोड़ के जंगलों में चली जाएगी या कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। अगर वहाँ पे उनको कंफर्टेबल घर नहीं मिला तो वो विंटर के टाइम पे ख़त्म भी हो सकती है वो फैमिली। तो इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और जो बेसिकली दिक्कत है, कई बार कुछ इनमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ डिजीज़ उनमें लग जाते हैं, बीमारियाँ लग जाती है। एक बहुत ज़्यादा एक कॉमन सा इसमें कि एक छोटी सी तितली होती है बेसिकली ना, वो वहाँ पे वैक्स मॉथ उसका नाम होता है। तो जो कॉम्ब होता है उसका जो वैक्स नीचे गिरता है तलपट पे, तो वो एक कंफर्टेबल जगह होती है उस वैक्स मॉथ के लिए कि वहाँ पे अंडे देता है, और फिर इतने इतने लंबे कीड़े वहाँ पे पनपने लग जाते हैं। तो अगर वो उनके कॉम्ब पे, मधुमक्खी के कॉम्ब पे चढ़ जाए, उस पे लग जाए, तो मधुमक्खियाँ घर छोड़ के चली जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी समस्याएँ रहती है, लेकिन टाइम टू टाइम फिर जितना इसमें इन्वॉल्व होगा एक बी कीपर, तो धीरे धीरे वो उन चीज़ों का निवारण कर लेता है। ये जो आपके पास मैंने देखा बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बीहाइव्स हैं, है ना, बॉक्सेस हैं, कुछ ट्रेडिशनल वो हैं बीहाइव्स हैं। इनको लेके विस्तार से लोगों को बताइए, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं बी कीपिंग में वो उनको थोड़ा पता चले। जी, एक्चुअली जो ट्रेडिशनल यहाँ पे आपको बीहाइव्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों के टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं।
तो इन पे बीज अब तक इन्हीं में बीज पाली जाती थी, लेकिन अभी हमारे दूसरे वाली जो बी हाइव्स है, जो साइंटिफिक बी हाइव है, जो मॉडर्न बी हाइव है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज़ इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं अगर आपको बता दूं, इसमें जब एक कॉलोनी रहती है तो इसमें बेसिकली जो कॉम्ब है इस जो ढिंढोर में है वो फिक्स एक रहता है इनका, उसमें हम मैनुअली कुछ चेक नहीं कर सकते, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो वो हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉम्ब्स है वो फिक्स है, उनको हम हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। तो ऐसी परेशानी के कारण कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्वार्मिंग की वजह से जो मदर कॉलोनी है वो ख़त्म होने की कगार में आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्वीन सेल बनते हैं, बहुत ज़्यादा रानियाँ बनती है, तो छोटे छोटे स्वार्म जो है निकल के चले जाते हैं। जितना छोटा स्वार्म होगा उतनी दिक्कत इनके घर में आती है, जितनी सशक्त कॉलोनी होगी, जितनी बड़ी कॉलोनी होगी उतना बेहतर है। तो उसके लिए ये जो समाधान है हमारे पास कि इसमें हम मूवेबल फ्रेम्स है, यानी जो फ्रेम हमने लगाया है कॉम्ब के लिए, हमने एक चौखट लकड़ी की लगाई, उसके अंदर कॉम्ब बनता है, उसको हम उठा के आराम से देख सकते हैं क्या प्रोग्रेस है, क्या रानी बन रही है। जैसे अभी मार्च का महीना है तो अप्रैल में ज़्यादातर स्वार्मिंग होती है, माने एक परिवार से 2 परिवार बनते हैं। तो उस परिवार को देखने के लिए, चेक करने के लिए कैसा काम चला है कैसा नहीं, और हनी निकालने के लिए बहुत ही सूटेबल है ये चीज़ें, तो इसीलिए हम इस चीज़ को ही फ़िलहाल ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। एक बात मुझे ये जाननी है कि जैसे पेड़ों पे बहुत बड़े बड़े बिहाइव होते हैं, जैसे पहाड़ियों पे बिहाइव होते हैं नेपाल वगैरह में, या दूसरे ठंडे देशों में, उसके हनी में और आपका जो कल्टीवेटेड हनी है, जो आप आर्टिफिशियली मतलब हनी बीज को बुला के प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर होता है? एक्चुअली अंतर अगर हम इसमें सिंपली बताएं, जो आप बता रहे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों में एक बहुत बड़ा छत्ता लग जाता है, वो बेसिकली एपिस डॉर्साटा हम उस स्पीशीज़ को कहते हैं कि एपिस डॉर्साटा सिंगल छत्ते बनाती है बहुत बड़े, और एक एपिस फ्लोरी आती है वो इतना छोटा सा छत्ता बनाती है, वो भी टहनियों में बनाती है। तो अगर वो जंगल के बीच में अगर वो छत्ता, जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये बर्फ़ वाला इलाका है, यहाँ पे वो नहीं होती, जो गर्म इलाके यहाँ से नीचे को वहाँ पे वो दोनों स्पीशीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। उनमें ये कि अगर मैं वो जंगल में बैठी है तो वो जंगल से डायरेक्ट फूलों पे जाएगी, डायरेक्ट रस चूस के लाएगी और एक नेचुरल तरीके से वहाँ पे बनाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें भी सेम प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ है। हमने एक वुडन का घर उनको दिया, उसमें एक मधुमक्खी का झुंड जंगल से आया, उसके अंदर बैठ गया, फिर वो जंगल में जाएगी, वैसे ही फूलों का रस चूस के लाएगी और वहाँ पे हनी बनाएगी। बेसिकली इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क यहाँ पे आ जाता है, अगर इस वाली कॉलोनी में अगर हम ज़्यादा उनको देखेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो दिक्कत आ जाती है। कई बार जैसे होता है कि यहाँ पे अगर कॉलोनी यहाँ पे रखी है, कुछ अगर मान लीजिए कुछ बीमारी ही आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि नीचे से कुछ लोग माइग्रेट करके दूसरी बीज को यहाँ पे लाते हैं, तो जल्दी यहाँ पे कुछ बीमारियों का वो दिक्कत हो जाता है, जिससे कॉलोनी भाग जाती है। बेसिकली नॉर्मली शहद में नेचुरल तरीके से दोनों में सेम, वो फूलों के ऊपर डिपेंड करता है कि मधुमक्खी कौन से फूल पे जा रही है। अगर वो वाली और ये वाली दोनों एक ही जगह पे हो, सेम फूलों से जो है पराग और नेक्टर ला रही हो, तो दोनों का शहद बिल्कुल सेम होगा। ये किसकी मेन सच्चाई है। एक बाजार मार्केट से रिलेटेड प्रश्न है, जैसे बाजार में बहुत सारे शहद मिलते हैं जिसमें अजवाइन हनी, ये रोज हनी, तो उसको आर्टिफिशियली लोग तैयार करते हैं, वो फ्लेवर जो उसमें रहता है। हाँ, इसमें कुछ लोग तो आर्टिफिशियली करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो जैसे अजवाइन का हनी है, अगर हम सिर्फ अजवाइन के फूलों पे मधुमक्खियों को ले जाए तो वो अजवाइन से ही फूलों के रस को कलेक्ट करती है, तो वो जो हनी है वो नेचुरल अजवाइन हनी ही होगा। लेकिन कुछ लोग फिर एज एक एसेंस उसमें डालते हैं, तो वो उस फ्लेवर को तैयार करके फिर मार्केट में बेचते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जेफरी शैक्स, जो अर्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, अर्थशास्त्री हैं वो। उनके अनुसार 2050 में पूरे विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, और अभी हम करीब 8 बिलियन हैं जी। उनका कहना है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो लोगों को भोजन की समस्या होगी, हम लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जी। सही, ठीक है। उनके अनुसार 1 बिलियन लोग रोज बिना खाए सोते हैं पूरे विश्व में जी। और उनका कहना है कि ये समस्या बढ़ती जाएगी जी। मुझे लगता है कि मधुमक्खियाँ
फूड प्रोडक्शन में जी वेरियस सेक्टर्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी तो आप इस पे कुछ कहिए। जी एक्चुअली ये आपने बहुत ही ज़रूरी बात कही है, और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी जो 75% जो क्रॉप्स है वो पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो 75% जो क्रॉप है वो हमें जो है वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम बीज को बचाएंगे, बीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बीज को बचाएंगे तभी पॉलिनेशन होगा। अगर हम जंगल में बात करें, कोई पेड़ है जिसके अगर पॉलिनेशन होगा तभी उसमें जो है बीज बनेगा, जब बीज बनेगा तभी नया पौधा लगेगा। मीन्स अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारी जो खाने की चीज़ें हैं वो भी नहीं होगी। जितने भी जंगल के पेड़ पौधे हैं उन पे दिक्कत आ जाएगी। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका भी कहना था कि अगर धरती से बीज अगर गायब हो जाए तो 4 साल के अंदर जो है मनुष्य का जीवन यहाँ पे संकट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बीज को बचाएं। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे बागवान हैं या कोई भी है, क्योंकि हमारे हिमाचल में तो कम से कम ओवरऑल ऑर्चर्डिस्ट है, सारा कुछ ना कुछ बाग बगीचे या कुछ ना सेब पे बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कृपया करके आप हर बागवान जो है 2 से 3 कॉलोनियाँ अपने घर में रखिए। उससे क्या होगा, पॉलिनेशन भी बहुत अच्छे से होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फसल होगी उतना ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और साथ ही साथ आपको एक नेचुरल घर का शहद खाने को भी मिलेगा। वो तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि शहद हल्का फुल्का आप उनसे ले सकते हैं। तो इसीलिए बीज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नेचर के अंदर, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। जी बहुत बहुत। अब बात ये आती है कि जैसे बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारे राज्यों में वो सेरिकल्चर के लिए, रेशम के कीड़े पालने के लिए या मधुमक्खियों के लिए अनुदान देती है या ट्रेनिंग करवाती है। तो हिमाचल सरकार क्या क्या ऐसी अनुदान है या ऐसी मदद कर रही है जो दे रही है हिमाचल के बी कीपर्स के लिए? अगर कोई भी अगर हिमाचल के अंदर बी कीपर बनना चाहता है, अगर वो ट्रेनिंग लेता है कहीं डिपार्टमेंट से, अगर वो उसके बाद काम शुरू करना चाहता है तो 50 बी हाइव्स लेने के लिए जो है यहाँ पे जो हमारी हिमाचल सरकार है 80% का अनुदान राशि देती है, ताकि आप जो है इस चीज़ को शुरू कीजिए। और 80% का मीन्स ये होता है कि आपका जो अगर 50 कॉलोनियाँ आपने ली तो उसमें लगभग आपका अगर 2 लाख से अब अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो 1,76,000 इसमें नेट सब्सिडी हमें मिलती है। तो ये बहुत ही बेहतर है कि नए बी कीपर इसमें आगे आ सकते हैं और इसमें मतलब इनको पालने के लिए अपना जो है योगदान दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अधिकतर, क्योंकि आप 7,000 फीट हाइट पे हैं, तो अधिकतर साल में अधिकतर समय ठंडा रहता है जी। हवा चलती है, ठंडा रहता है, बर्फ पड़ती है, बरसात होती है। तो मधुमक्खियों की जो देखभाल है क्लाइमेट को लेके, उसके लिए कुछ करना पड़ता है? हाँ, बेसिकली करना पड़ता है। एक्चुअली सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है, अगर कोई मधुमक्खी की कॉलोनी है तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि उसको हम जितना स्ट्रांग रखेंगे, पॉपुलेशन बीज की जितना ज़्यादा होगी तो उतना बेहतर तरीके से वो विंटर में सरवाइव कर पाती है। और विंटर शुरू होने से पहले अगर कोई छोटी कॉलोनी है तो उसके जो बीहाइव्स का जो स्ट्रक्चर, अगर वो बीहाइव्स उसकी बड़ी है, कॉलोनी छोटी है, तो कुछ हमें पैकिंग देनी पड़ती है ताकि सर्दियों के टाइम पे उनको ठंड ना लगे, वो हीट को मेंटेन करें। एक्चुअली जो बीज है, अपना जो बीहाइव्स है, उसका एक जो वुडन का जो बॉक्स है, उसके अंदर बीज हमेशा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। अगर उनके पास फूड सोर्स अच्छा होगा, यानी उनका शहद का स्टॉक अगर उनके लिए अच्छा होगा, तो वो ड्यूरिंग द विंटर जितनी भी बर्फ़ आए, चाहे 1 फुट बर्फ़ आए, 2 फुट बर्फ़ आए, बारिश बहुत ज़्यादा हो, तो अगर उनके पास खाने के लिए अच्छा है तो वो क्या करती है कि अंदर बैठ के, क्लस्टर में बैठ के हीट को जनरेट करती है, जिससे वो पूरा टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन करके रखती है। और जैसे गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में फिर ऐसा है कि कभी पहाड़ों पे तो खैर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन जो गर्म इलाके हैं तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ फैनिंग करके बहुत स्पीड में, बहुत सारी मधुमक्खियाँ अंदर भी पूरा फैनिंग करके टेम्परेचर को पूरा कंट्रोल में रखती हैं। तो
तो एक बीज का अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है कि हीट भी जनरेट करती है सर्दियों में। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम पहाड़ों में बात करें तो सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अभी रिसेंटली लगभग 10 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे चेक किया थर्मोमीटर लेके, तो लगभग 33% जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसके अंदर था। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने आप को भी सुरक्षित रखती है, और हम भी उसमें थोड़ा सा करते हैं कि जो बिहाइव से उसमें कहीं से हवा एंटर ना अंदर हो, कि उनको अंदर प्रॉब्लम हो, बारिश अंदर ना घुसे, पूरा सिस्टम पूरा पैक हो ताकि वो अंदर बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सके। जी। एक प्रश्न फिर से जो आम लोगों का रहता है हमेशा, वो जानना चाहते हैं कि जो बाज़ार में, जो मार्केट में या जो बड़े मॉल्स हैं उनमें जो हनी मिलता है, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो हनी बनाती हैं, बेचती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से हनी इंपोर्ट करके बेचती हैं, तो जो प्योर हनी है और जो स्लाइटली इम्प्योर हनी है, उसमें आम आदमी कैसे फ़र्क कर सकता है? और इसमें तो पहले में ये चीज़ जैसे आपने कवर की कि इसमें आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत तो एक ये भी हो रही है कि अल्डरट्रेशन को लेके बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि बहुत सारी मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां जो अल्डरट्रेशन करती है, उसमें कुछ ना कुछ मिला के वो बेचती है। लेकिन जो बी कीपर है वहाँ पे ये चीज़ एक मायने देने वाली बात है कि उनका जो हनी है, अगर आप कंपनी के बजाय किसी डायरेक्ट बी कीपर से हनी लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस, आपके 99% चांसेस है कि आपको प्योर हनी ही मिलेगा। और उसकी जो जांच के लिए अगर मैं बात करूं कि हम कैसे पहचानें कि जो अल्डरटेड हनी है या प्योर हनी है, अगर हम यहाँ के हनी की बात करें, कुछ फार्मूले होते हैं जिनसे हम चेक कर पाते, लेकिन वो एक तरह से पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं होते, क्योंकि आजकल जो मिलावट है इतने बहुत ही एडवांस तरीके से हो रही है। जैसे चाइना से बहुत एक कॉर्न सिरप आ रहा है, जैसे न्यूज़ में देखने को मिलता, कॉर्न सिरप आ रहा है, अगर आप इसको कुछ हनी में कुछ वो डाल देते हैं तो नॉर्मली इंसान को पता नहीं चलेगा। अगर प्रोफेशनली अगर मैं यहाँ पे हनी बचपन से खा रहा हूँ तो मुझे तो खैर एक टेस्ट से भी पता चल जाता है कि इसमें क्या स्लाइटली कुछ मिक्स है या नहीं है। लेकिन जो बेस्ट है वही है कि आप लैब में उसको टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। लेकिन पहले होता था कि कोई कुछ मिक्स कर ले, हमारा होता था कि पानी का गिलास ले लिया, उसमें हनी डाल दिया, अगर वो नीचे बैठ जाए तो वो प्योर रहता है, अगर वो पानी में घुल जाए मीन्स कुछ इम्प्योरिटी है, इस तरह के कुछ फार्मूले रहते थे। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो यही रिकमेंड करते हैं कि जितने भी बी कीपर है डायरेक्ट जो मधुमक्खियाँ पाल रहे हैं वहाँ से लीजिए, तो आपको प्योरिटी के बिल्कुल 100% चांसेस वहाँ पे रहते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारे बी कीपर हैं वो रसकट या गुड़ का फॉर्म लेके मधुमक्खियों को फीड करते हैं, क्या ये सही है? एक्चुअली ये बात भी सही है, बिकॉज़ अगर हम बात करें, अगर मधुमक्खियों की जो अलग अलग स्पीशीज़ है, अगर ये एप्पी सिराना की स्पीशीज़ है, यहाँ के लिए बिल्कुल इनका रहने का भी कंफर्टेबल है, और जितना भी बैड वेदर कंडीशन हो उसमें भी ये काम कर लेती है। मीन्स ये जंगलों से कहीं से भी अपना स्टॉक पूरी साल के लिए, अगर कोई डेथ पीरियड आता है, जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो, विंटर का टाइम हो, जब फूलों की थोड़ी दिक्कत होती है, तो अपने लिए स्टॉक बना के रख देती है। तो नॉर्मली इनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार क्या रहता है कि जो दूसरी स्पीशीज़ है जैसे एपिस मेलिफेरा है, अगर वो आजकल अगर मैं बात करूं तो सरसों पे वो काम कर रही है, तो ज़रूरत बिल्कुल भी उनको देने की नहीं पड़ती। अगर वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं जहाँ पे फूल बहुत कम हो, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि उनका एक तो जो एपिस मेलिफेरा उनका जो साइज़ बड़ा रहता है बीज का, तो उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में आर्टिफिशियल फीडिंग के तौर पे अगर भोजन की कमी हो तो उस टाइम पे वो चीज़ दी जाती है। एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कौन कौन से ऐसे फूल हैं हमारे कुल्लू में हाइट पे जिनमें ज़्यादा शहद होता है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मई जून के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल होते हैं। वैसे जंगलों में सैकड़ों तरह के फूल होते हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया फूल खिलने लग जाता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, एक कन्होर रहता है जंगलों में, जो जिसका हॉर्स चेस्टनट भी जिसको हम बोलते हैं, जो कन्होर है, बहुत बड़े बड़े प्लांट रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं एक्चुअली, तो जंगलों में बहुत ज़्यादा वो है। और एक और यहाँ पे रहता है, वो एक जीडी वाले फूल होते हैं, कांटेदार फूल होते हैं, ऐसी झाड़ियाँ होती है, वो बेल टाइप की होती है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा नेक्टर आता है। लेकिन जंगल में ऐसा है कि कुछ ना कुछ फूल आपको पूरी साल भर में सैकड़ों तरह के फूल आपको दिखते रहेंगे। तो उन सब से जो है मैक्सिमम कुछ में पोलन ज़्यादा होता है तो कुछ में नेक्टर ज़्यादा होता है।
तो जैसे ये 2-3 जो प्रकार के जो मैंने आपको प्लांट्स बताए, इसमें काफ़ी ज़्यादा नेक्टर होता है। जब मधुमक्खी इसको स्टोर करके शहद बनाती है, तो जैसे हम बात करें कि साल में हम 2 बार सिर्फ शहद निकालते हैं, जब वो पूरी तरह से सील्ड हो जाए। एक तो मई जून में वो शहद स्टोर करना, बहुत बल्क में शहद स्टोर करना शुरू कर देती है। तो जुलाई के महीने में जब वो पूरी तरह से सील हो जाए, और ख़ासकर एक बात यहाँ पे और आती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट शहद का होता है कि अगर वो 20% से नीचे हो तभी शहद को निकाला जाता है। रॉ हनी तभी अपनी उसकी वैलिडिटी एक लॉन्ग टाइम की होती है, फिक्स नहीं है कि वो कितने टाइम तक चलेगा, क्या है, मतलब लॉन्ग टाइम है। हनी की लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। हमारे पुरानों के हिसाब से माने तो 100,000 सालों तक कुछ नहीं होता, वैलिडिटी उसकी नॉर्मली रहती है। तो अगर हम पूरा सील्ड हनी निकालते हैं, यानी जो कॉम्ब होता है उसके जो छोटे छोटे सेल होते हैं, मधुमक्खियाँ जब वो पूरी तरह से मॉइस्चर कंट्रोल करके उसके बाद वो उसमें ना सील लगा देती है, ढक्कन सा लगा देती है उस सेल में। फिर अच्छा, जब वो पूरा सील हो जाता है तो उसके बाद हम हनी को हार्वेस्ट एक तो जुलाई 1 में करते, एक नवंबर सर्दियों के टाइम पे नवंबर 1 वीक में अप्रॉक्सीमेटली, वो मौसम के ऊपर थोड़ा हफ्ते 10 दिन का फ़र्क रहता है। तो उनसे वो फूल सा जो नेक्टर आके फिर उसमें शहद जमा होके हम उसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक थोड़ी सी जिज्ञासा है और मुझे और भी कुछ कहना है। जब हम छोटे थे तो बहुत सारे फूल होते थे जिनका थोड़ा सा, जिनके अंदर ना थोड़ा वाइट कलर का शहद रहता था। तो फूल को ऐसे तोड़ लो, उसको थोड़ा सा दबाओ तो 2 बूंद उसमें शहद निकलता था। एक फूल होता है बसूटी का। अब बसूटी का मैं बॉटनिकल नेम नहीं बता पा रहा हूँ अभी। उसमें भी वाइट कलर का फूल होता है, वो बहुत प्योर होता है, वो पूजा वगैरह में भी काम आता है। उसको जरा सा दबाओ तो उसमें शहद निकलता है, 1 बूंद शहद निकलती है वाइट कलर का। तो मतलब मेरा शहद के प्रति बहुत लगाव है। मुझे अगर मुझे लगे तो मैं शहद ही खाऊं, मतलब शुगर का कोई भी मुझे फॉर्म पसंद नहीं है शहद के सिवाय। बहुत बढ़िया। तो अब ये जानना है कि जैसे आपके यहाँ पे बिहाइव्स हैं, तो हिमाचल में आप ही जो क्वीन बी है उस पर काम कर रहे हैं? एक्चुअली जो हिमाचल की मैं अगर बात करूँ तो क्वीन बी को लेके जो नॉन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका एक प्रॉपर लगभग 20 दिनों का कोर्स रहता है, उसको हम बी ब्रीडर कहते हैं। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स करवाया जाता है। अगर जैसे आपके पास अगर 100 कॉलोनियाँ हैं तो फिर वहाँ पे उस चीज़ को कर सकते हैं, रानी कैसे तैयार की जाती है। लेकिन मेरे वहाँ उस टाइम 100 बॉक्सेस नहीं थे एक टाइम पे, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो पहले से ही बहुत ज़रूरी है कि हमें रानी बनाना आना चाहिए। तो फिर ही उसके बाद बहुत ज़्यादा अंदर मन में रहा कि यार रानी बनाना कैसे बनाते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, फिर कुछ लोगों के वीडियोस देखे, फिर मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को रानी बनाना शुरू किया। तो मैं उसमें बहुत ही सक्सेस रहा और आजकल मैं फुल जो भी सीज़न रहता है उसमें हाई क्वालिटी की रानियाँ बनाता हूँ, अपनी दूसरी कॉलोनियों में देता हूँ। अगर कुछ लोगों को रानी की ज़रूरत है, कई बार क्वीन मिस हो जाती है तो उनको भी दे देता हूँ। तो ये चीज़ें जो है रानी बनाने का जो एक प्रोसेस है वो ऑल ओवर आप समझ लीजिए हिमाचल में बहुत से लोग करते हैं। और कुल्लू में भी बात करें तो बहुत से लोग करते हैं। बेसिकली हम भी उसमें हैं, तो हम भी क्वीन बनाने का काम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि क्वीन एक क्वालिटी क्वीन होना एक कॉलोनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास कितने बिहाइव्स हैं अभी? अभी तो अराउंड 60 के आसपास बिहाइव्स है मेरे पास, जो फंक्शनल है। जो फंक्शनल है जी। और साल में जैसे आपने कहा 2 बार आप हार्वेस्ट करते हैं जी, तो कितना शहद निकल जाता है इसमें? देखिए शहद को लेके अगर हम शहद निकालने की बात करें तो लगभग बोल के एक टाइम पे जब हम एक बार शहद निकालेंगे, अभी हम ये जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर एक और बॉक्स लगता है जो अभी नहीं है, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है। अगर आप अराउंड देखेंगे तो चोटियों पे अभी स्नो आपको दिखाई दे रहा है, तो मीन्स अभी ठंडे का टाइम है। तो ठंडे के टाइम पे नवंबर के टाइम पे एक्चुअली हम जो उस बॉक्स को निकाल के रखते हैं, लेकिन अभी मई के टाइम पे यहाँ पे सुपर चैम्बर लगता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रूड चैम्बर, एक सुपर चैम्बर। ब्रूड चैम्बर वो हिस्सा है जिसमें मधुमक्खियाँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। सुपर चैम्बर वो है जिसमें मधुमक्खियाँ सिर्फ और सिर्फ शहद बनाती हैं। तो उस शहद को जब हम निकालते हैं लगभग जुलाई के टाइम पे और बाद में 2 टाइम पे, तो क्वांटिटी का ऐसा है कि एक बॉक्स से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 किलो सुपर चैम्बर से निकलता है। तो दूसरे टाइम पे भी ऐसे 3 से 4 किलो औसत पूरी साल में एक कॉलोनी से अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 किलो शहद यहाँ पे निकल जाता है। हिमाचल में जो युवा हैं, हिमाचल में बेरोजगार की रोजगार की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी।
तो आपको लगता है कि बी कीपिंग एक अल्टरनेट हो सकता है लाइवलीहुड के लिए, युवाओं के लिए? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर मैं उनको हिमाचल क्या की सलाह देना चाहते हैं कि आप उनको नौकरी के पीछे मत भटको? बिल्कुल, अगर उनको जैसे बहुत से आजकल युवा है जिनको नौकरी मिलना वैसे आजकल बहुत बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग सा हो चैलेंजिंग, गया हाँ। है, तो अगर वो कुछ अपना काम करते हैं, लाइक अगर वो पहाड़ों में है या कहीं भी है, अगर वो बी कीपिंग में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या है कि नेचर का भी इसमें बढ़ावा मिल जाता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत हेल्प हो जाती है, पॉलिनेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, जिससे फार्मर लोगों को इनडायरेक्टली फ़ायदा, और बी कीपर को अगर वो बी कीपर बनते हैं तो उनमें भी वो शहद बेच सकते हैं, मोम बेच सकते हैं, पॉलन बेच सकते हैं, इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो एक अच्छा इनकम का उनका सोर्स हो सकता है। लेकिन मैं पहाड़ों में रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ एप्पी सिराना ही पालें। अगर प्लेन इलाके की बात करूँ, ठीक है, आप कमर्शियली एप्पीस मैलीफेरा पे जा सकते हैं, क्योंकि उसका सालाना हनी जो है अप्रॉक्सीमेटली एक बीहाइव से 40 से 50 किलो निकलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि पहाड़ों में क्या रहता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार अगर उसमें 40-50 किलो शहद निकल रहा है, क्यों ना मैं एप्पीस मैलीफेरा ही पालूँ, तो मैं लोकल हनी बी को क्यों पालूँ जो हमारी इंडिजीनियस है, उसमें तो 7-8 किलो, वो भी अगर हम सुपर चैम्बर लगा के निकालेंगे तब। अगर हम वैसे नॉर्मली इंडिया में भी क्या हो रहा है कि ब्रूड चैम्बर से ही लोग शहद निकाल रहे, फिर तो आप साल में रखिए 1-2 किलो से ज़्यादा शहद निकलता नहीं है। तो बेसिकली क्या रहता है कि जितना आप इसमें आएंगे तो बहुत ही बेस्ट है कि आप आइए, इसमें अपना शहद का भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा, आपकी आर्थिकी भी अच्छी हो जाएगी, और आपको कहीं पे जॉब करने से मेरा तो बेहतर है कि एक टाइम पे मैं जॉब करता था तो लगभग 4 साल मैंने अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी की, फिर मुझे लगा कि यार वैसे भी शौक़ नहीं था जॉब को लेके, तो मैंने वहाँ पे छोड़ के फिर अपना बागवानी का काम देखा, फिर बी कीपिंग का काम देखा, तो उस तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है इसमें। और ख़ासकर जो लोकल मधुमक्खी है तो वही पाले, क्योंकि पहाड़ों में सूटेबल एक यही है, और इसका लोकल जो हनी बीज, इसका शहद का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम मैलीफेरा की बात करें तो नॉर्मली आप 200-300-400 तक ही बेच पाएंगे, वो भी मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, होलसेल में तो 100-150 वही एक प्राइस है। लेकिन जो लोकल हनी है इसकी मार्केट वैल्यू अभी की डेट में 1,500 से 2,000 नॉर्मल मिनिमम है पर केजी, तो बहुत बेहतर है आप इस तरह की चीज़ों को, अपनी सिराना जो है लोकल बीज है उसको पालिए, और बेरोज़गारी की तरफ अगर आप है तो आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। मुझे ये पूछना है कि जैसे शौकिया मुझे अपने घर पे 2 या 3 बिहाइव रखने हैं, तो वो 2-3 बिहाइव के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एक्चुअली अगर किसी गांव में अगर आप कर रहे हैं, जैसे अपने घर में आप कर रहे हैं, तो अगर आप 3 बिहाइव सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट किसी से बाय करते हैं जो लोकल बी कीपर से, जो लोकल मधुमक्खियाँ उनके पास कॉलोनियाँ ज़्यादा है, तो वो साल में कुछ अपने लिए मेंटेन रखते हैं, कुछ सेल आउट कर देते हैं, तो उनसे अप्रॉक्सीमेटली आप ख़रीद सकते हैं। तो नॉर्मली आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पर बिहाइव विद बॉक्सेस विद बीज, पूरा एक सेटअप पूरा तैयार किया हुआ, लगभग 5 से 6 हज़ार नॉर्मल एक रेट है यहाँ का, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है, उस सीज़न के ऊपर डिपेंड है। तो 3 कॉलोनियाँ लेनी है तो 15-20 हज़ार के आसपास आपका आ जाएगा, जो अब आप इजीली यहाँ पे अपना सेटअप मेंटेन करके। और इसमें ये भी है कि चलो आप तो शौक़ से रखेंगे, अगर कोई नया बी कीपर बनना चाहता है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो 2-3 लीजिए, फिर वो 3 से 6 हो जाएंगे, 6 से 12 हो जाएंगे, या फिर 50 अगर आपने ज़्यादा लेना है तो सरकार सब्सिडी दे ही रही है 80%, तो आप करिए, तो बहुत बढ़िया है जी। मधुमक्खी का जीवन जो है वो 5 से 7 सप्ताह होता है जी, ठीक है ना। कुछ मधुमक्खियाँ 1-1.5 साल जी लेती हैं। जी जी जी। ये बहुत लाइक इमोशनल एक चीज़ है कि कोई एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो 4 हफ्ते के लिए ज़मीन पे आता है, 4 हफ्ते में आपको वो शहद, आपको वो वैक्स, आपको वो हैप्पीनेस दे के चला जाता है जी। आर यू अटैच्ड विद हनी बीज इमोशनली? बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली मैं इस फील्ड में हूं ही इसीलिए क्योंकि बचपन में जब मैं मतलब छोटा था तो एक फूल पे मधुमक्खी होती थी, तो मैं कई बार तो आधा 1-1 घंटा उसको देख रहा होता था कि कैसे कर रही है, क्या कर रही है पूरा फूल पे। मतलब उस टाइम नॉलेज तो था नहीं कि यहाँ से कैसे चूस रही है, कैसे कर रही है। बेसिकली उसको देख के बहुत दिल को सुकून मिलता था। तो अब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली भी जब हम बीज को अभी पाल रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर रख रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार ये काम कर रही है। जब मौसम जैसे निकलती है, जंगलों में जाती है, फूल अपने
पैरों पे ये पोलन को लोड करके लाती है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट तो बी से हमेशा है ही। वैसे एक मधुमक्खी अपने जीवन में उन 45 दिनों में जी। कितना शहद बनाती है? और इसकी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक वर्कर बीज तो लगभग 1 चम्मच का 12वां हिस्सा, मीन्स 12 मधुमक्खियां अगर पूरी लाइफ में काम करेगी तो वो सिर्फ 1 चम्मच शहद बना पाएगी अपनी लाइफ में। और जैसे मधुमक्खी की एक कॉलोनी रहती है, आपने कहा कि लगभग आप समझ लीजिए 6 हफ्ते का इनका एक जीवन काल रहता है। जब पूरी गर्मी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, जितना ज़्यादा ये काम करेगी तो उतनी इनकी उम्र कम रहती है। लाइक बहुत ज़्यादा फूल है, बहुत काम कर रही है तो लगभग 45 दिन से 60 दिन नॉर्मली इनकी औसतन एक उम्र रहती है। लेकिन अगर मैं सर्दियों की बात करूं, जब ये कम काम करती है तो उस टाइम इनकी उम्र 4 से 6 महीने तक भी लंबी चल सकती है। और एक मधुमक्खी की कॉलोनी में जो वर्कर बीज है उसकी इतनी उम्र है, लेकिन जो क्वीन बी है इनमें से एक वही एक ऐसी बीज है जो कि 3 से 5 साल तक जो है नॉर्मली सर्वाइव करती है, बॉक्स के अंदर जीती है। बिकॉज वो हमेशा बॉक्स के अंदर ही रहती है, वो बाहर उड़ के नहीं जाती, मतलब आम टाइम में नहीं जाती, कुछ टाइम पे जाती है। जैसे नई स्वार्मिंग हो रही है, एक परिवार से दूसरा परिवार बन रहा है तो उस टाइम रानी उनके साथ चली जाती है, या फिर नई रानी यहाँ पे बनती है तो मीटिंग के लिए सिर्फ वो बाहर जाती है, बाकी वो ऑल टाइम डे नाइट अंदर ही बैठी रहती है। एक क्वीन वी का जी और जो रानी मधुमक्खी है उसका, एक वर्कर का और एक ड्रोन मधुमक्खी का जो आपस का रिश्ता है इस बॉक्स के अंदर, वो कैसा होता है? वो तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो रानी मधुमक्खी है वो पूरे परिवार की माँ है, क्योंकि रानी मधुमक्खी का मेन काम ही है अंडे देना, क्योंकि जब रानी मधुमक्खी अंडे देगी तभी वो बच्चा पैदा होगा। तो पूरी कॉलोनी की रानी का जो रिश्ता है एज उन सब की माँ है, और जो वर्कर बीज है वो तो फिर एज बच्चों की तरह, या पूरा उनका तो जैसे नाम ही वर्कर बीज है, श्रमिक मधुमक्खी है। फूलों पे काम करना, फूलों से नेक्टर लाना, पोलन लाना, घर के अंदर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना। बेसिकली नॉर्मली क्या रहता है कि जो रानी का काम है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंसानों का है कि यार एक माँ अपने बच्चे को पूरी साल देखभाल करती है या उस तरह से। वहाँ पे जो फीमेल बीज है, वर्कर बीज भी फीमेल बीज है, तो वो भी एक तरह से माँ का रोल अदा करती है। बिकॉज जितने भी अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी सब की देखभाल वर्कर बीज ही करती है, जबकि रानी मधुमक्खी का मेन प्राइमरली काम है अंडे देना। और जो ड्रोन बीज है, ड्रोन बीज नर मधुमक्खियाँ है, तो वो एक पूरे साल में सिर्फ एक आध सीज़न में आपको ज़्यादा दिखेंगे, बाकी बहुत कम आपको दिखेंगे। जैसे विंटर में तो हो सकता है आपको ना भी दिखे। तो इस तरह से इनका चलता है। मधुमक्खियों के बीच आपस में कोई कलह या डिस्टरबेंस या डिसऑर्डिनेशन होता है कि मान लीजिए 10 जो मधुमक्खियाँ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ओबे नहीं करती हैं रानी मक्खी को, और वो चाहती हैं कि हम वहाँ से अलग होकर अपना नया घर बसाएं, ऐसा होता है? नॉर्मली क्या रहता है कि अगर मान लीजिए एक मधुमक्खी का जो झुंड है, यानी एक बिहाइव, एक कॉलोनी है, उसके अंदर मान लीजिए 20,000 मधुमक्खियाँ हैं, तो नॉर्मली वो पूरे टाइम पे मिलजुल के रहती है एक कॉलोनी में। उनका ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका जैसे थोड़ी सी मधुमक्खियाँ उनको कुछ परेशानी हो रही है क्वीन बी से, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरा मिलजुल के रहती है। जब उनको लगता है कि साल के उस सीज़न में, जैसे अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो अप्रैल में एक स्वार्मिंग का सीज़न आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक परिवार से 2 परिवार बनने की प्रक्रिया। तो उस टाइम पे सिर्फ कुछ मधुमक्खियाँ, लाइक अगर 20,000 है तो हो सकता है कि 10,000 मधुमक्खियाँ जो वहाँ पे क्वीन है उसके साथ पूरी हवा में उड़ के वो बाहर जाने की कोशिश करती है, दूसरे घर की तलाश में निकल जाती है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फिर हल्का से उसको पानी छिड़का के, फिर हल्के से उनके जैसे पंखे गीले हो जाते हैं तो फिर उनका रहता है कि किसी पेड़ के ऊपर आराम से बैठ गए, फिर हम उनको पकड़ के एक वुडन का उनको घर देते हैं खाली, और उसके अंदर डाल देते हैं। तो नेचुरली जो बीज है और जो वर्कर बीज है, जो क्वीन बी है, वो आपस में पूरा मिलजुल के रहती है। जब जैसे आप कह रहे हैं स्वार्मिंग होती है तो एक पूरा एक कुनवा वहाँ से जाना चाहता है जी। तो उस कुनवे में क्या रानी मधुमक्खी होती है एक और? एक्चुअली रहता क्या है कि पूरी कॉलोनी में एक ही रानी मधुमक्खी। हाँ, लेकिन जो नया हिस्सा बनेगा वो बिना रानी मधुमक्खी के जाएगा। जो जाता है वो उस रानी को लेके जाता है। तो यहाँ तो रानी रहेगी। यहाँ पे अब रानी नहीं है। यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि जो अभी बची हुई 10,000 मधुमक्खियाँ, मान लीजिए टोटल 20,000 है, 10,000 उस रानी को लेकर निकल गई दूसरे घर की तलाश में, पर यहाँ पे रानी होती ही नहीं है बेसिकली।
और फिर क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ क्वीन सेल होते हैं जिसके अंदर रानी का बच्चा होता है। छोटी रानियां मतलब लार्वा के शेप में होगी, तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे नई रानी मधुमक्खी जन्म ले लेती है। तो उनके पास वही एक, अगर इन द सेंस ये मानी कि अगर रानी मधुमक्खी किसी एक्सीडेंटल मतलब कई बार मीटिंग के लिए बाहर निकल जाती है, कई बार चिड़िया उसको खा जाती है, कुछ हो जाता है, गुम हो जाती है, तो एक कॉलोनी के अंदर एक तरह का अलर्ट वहाँ पे जारी हो जाता है कि हमारे पास रानी नहीं है। तो वर्कर बीज क्या करते हैं कि 24 घंटे के अंदर नई रानी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। ये वर्कर बीज में एक क्वालिटी होती है कि वो तुरंत क्वीन सेल को बनाएगी, एक अंडे का चयन करेगी और उन अंडों पे हो सकता है वो 1 रानी बनाए, 2 रानी, 5 रानी, 10 रानी बनाए, वो फिक्स नहीं रहता, लेकिन वो कुछ रानियाँ वहाँ पे बना देती है और फिर उसके बाद उनके पास रानी अवेलेबल हो जाती है। और उस स्थिति में भी सेम है, एक रानी के साथ आधा झुंड निकल गया, आधा झुंड के पास रानी नहीं है, तो वहाँ पे नई रानी बन जाती है जो कि उनकी बाद में प्रॉपर वो भी वैसे अंडे देगी, वैसे ही पूरी कंडीशन सेम रहेगी। मेरा अंतिम प्रश्न है जी, एक मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी आपके लिए क्या है? आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में? एक्चुअली इसके ऊपर मैं महसूस अगर मैं बात करूं तो एक यूँ समझ लीजिए कि एक दिल से इनके लिए एक फीलिंग आती है। कैसे कि अगर मान लीजिए एक मैं आपको प्रैक्टिकली अगर उदाहरण दूं, अगर मेरी सेब की फसल है जहाँ पे मेरा परिवार चल रहा है, मेरी आर्थिकी उसके ऊपर डिपेंड है, उस चीज़ को ये पॉलिनेट कर रही है, इनको नहीं पता है कि हमने उसको पॉलिनेशन करना है, ये तो बेसिकली वहाँ पे पराग और नेक्टर के लिए जा रही है, वहाँ पे उनको कलेक्ट करने के लिए जा रही है, बट फिर भी वो उस फूल के ऊपर बैठ रही है जिससे मेरा पॉलिनेशन हो रहा है। एक तरह से वहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़ायदे की बात एक जगह पे अलग से है कि हर किसी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक दिल में एक अटैचमेंट इनके लिए बनी रहती है, क्योंकि बिकॉज बचपन से एक हॉबी है इनके लिए, एक अटैचमेंट है दिल में कि यार एक खूबसूरत चीज़ है, मतलब धरती कितनी प्यारी सी चीज़ है जो कि हमें बेस्वार्थ होकर हमारा पॉलिनेशन कर रही है, निस्वार्थ होकर पॉलिनेशन कर रही है और हमें हनी दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वैसे तो उन्होंने अपने उसके लिए बना के रखा होता है, लेकिन हम उससे कुछ हिस्सा जो है हनी का निकाल के अपने यूज़ के लिए ले लेते हैं, या हम जैसे बेचने के लिए ले रहे हैं, वो चीज़ें अलग है, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट तो इनसे मतलब रहती ही है ऑल टाइम, चाहे वो रानी मधुमक्खी हो चाहे वो वर्कर बीज हो। देवेंद्र ठाकुर जी, आपने मधुमक्खियों के बारे में इतना विस्तार से बताया और लोगों को जागरूक किया जी, और शायद युवा वर्ग को ये संदेश भी दिया कि अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो वो मधुमक्खियाँ पाल सकते हैं। जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात इसमें मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा छोटी सी, कि जैसे अगर हम इतनी मधुमक्खियों की यहाँ पे बात कर ही रहे थे तो युवा की भी बात यहाँ पे आ गई कि अगर बेरोज़गार है तो वो यहाँ पे आ जाएं। और नॉर्मली हमारा एक ये भी ऑल टाइम मिशन रहता है कि हर किसी नए जितने भी लोग हैं जो इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिकली कुछ लोगों को रहता है कि यार उनको अभी नॉलेज कुछ भी नहीं है, और हॉर्टिकल्चर में जैसे कुछ ट्रेनिंग्स होती है इसके लिए, बी कीपिंग के लिए, आरसेटी एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है बी कीपिंग के लिए। बाकायदा मैं खुद एक मास्टर ट्रेनर हूँ बी कीपिंग के अंदर, जो कि रूट सेटी की तरफ से हूँ, जो रूरल डेवलपमेंट जो रहता है इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनका एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में है इनका, और ऑल ओवर द पूरे वर्ल्ड में भी मतलब इंडिया में भी है, तो वहाँ से भी ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग करने के बाद क्या रहता है कि मेरा तो यही एक मिशन है कि हम इन बीज को बचाएं, जो हमारी खासकर लोकल बीज है और जो बाहर की बीज है, सबको हम बचाएं, क्योंकि जब हम इनको बचाएंगे तभी हम लोग का वजूद है यहाँ पे, तभी हमारे जो जैसे मैंने बताया पॉलिनेशन है तो हमारी आर्थिकी ठीक है, अगर इन बीज का है तो बायोडाइवर्सिटी पूरी मेंटेन है। वैसे भी आजकल नेचर को लेके बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अब नेचर में बदलाव आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा एक दिक्कत आ रहा है, तो इन चीज़ों पे मैं यही फोकस कर रहा हूँ कि नए लोग इसमें आए, सब लोग इसको प्रमोट करें और इनको पालें और नेचर में एक अपना प्रोत्साहन दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू।